हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस की पेडागोजी से संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड भी किया है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग का एग्ज़ाम अब दिसंबर में होगा। तो ये कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम अब दिसंबर में ही होगा और आप अपनी तैयारी में अब अगर पहले से नहीं जुटे थे तो अब जुट जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और अगर अभी से आप तैयारी में अगर लग जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम आई होप ज़रूर क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो ये तो क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप का उदाहरण है कि लिपस्टिक के लिए सिर्फ महिला ही उसका विज्ञापन कर रही हैं, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ये तो स्टीरियोटाइप का उदाहरण हो गया। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस यानी कि दफ्तर छोड़ा जाना, ये भी स्टीरियोटाइप का ही उदाहरण है कि महिलाएं गाड़ी कर नहीं चला सकती हैं तो पुरुष उसको गाड़ी में बैठा करके उसकी ऑफिस ले जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो ये भी स्टीरियोटाइप का ही उदाहरण हुआ। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, तो एक माँ का सुबह चाय बनाना ये भी स्टीरियोटाइप का ही उदाहरण है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप वो होता है जब हम किसी या मान लीजिए जेंडर है, स्त्री और पुरुष, किसी एक की तरफ जो ज़्यादा झुका हुआ रहता है, तो ये हो गया स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप एक तरह से वो होगा जो पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है, कि लड़के ही बाहर का काम करेंगे और महिलाएं जो हैं वो घर का कार्य करेंगी, पुरुष जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, महिला नहीं चला सकती हैं। तो स्टीरियोटाइप का ही मतलब हुआ कि पुराने समय से जो चीज़ चली आ रही है और उसी को हम फॉलो किए जा रहे हैं, वो ही स्टीरियोटाइप कहलाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, किसी एक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होना कि महिला जो है वो कार्य को कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं, तो इसे ही स्टीरियोटाइप कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि स्पोर्ट्स के जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई जो है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, क्योंकि फुटबॉल जो है वो लड़के भी खेलते हैं और लड़कियां भी यहाँ खेल रही हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर बी है कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेदन करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के एक प्रकार हैं। या ऑप्शन नंबर सी है कि ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। इसमें नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसे चुनना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि ए, बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि ए और बी सही हैं। आइए अब हम ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं। यानी कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए होते हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर विचार विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों की क्या अवधारणा है वो अपने शब्दों में बताएं और उससे संबंधित जो वाद विवाद है उस पर वाद विवाद करें, उस मुद्दा से संबंधित यानी ग्रुप डिस्कशन करें। तो ये भी काफ़ी सही होता है। फिर सेकेंड ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का एक प्रकार होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि
जब प्रश्न के अंत में कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिए होते हैं या कुछ तुलना करने के लिए दिया होता है कि फिर कुछ विभेद करने के लिए दिया होता है, और ये क्या है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का एक प्रकार होता है ताकि बच्चे इससे और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ। तीसरा है कि ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पाठ के अंत में इसमें दिया गया है। ठीक है, पाठ के अंत का मतलब क्या हुआ कि पाठ हमने जो पढ़ा है और उसके पाठ से रिलेटेड ही चीज़ें लास्ट में दी हुई हैं। और इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ये अधिगमकर्ता में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणा की समझ को विस्तृत करता है कि पहले उन्होंने जो पढ़ा है उसकी समझ को। ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी ये दोनों बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। तो ये ऑप्शन सही है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक जो होती है जिसमें कि समाज से संबंधित और राजनीतिक मुद्दा से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई होती हैं, विवरण दिया होता है, समाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका दिया हुआ रहेगा, फिर राजनीतिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है वो दिया हुआ रहेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो यानी कि संस्था और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है, उसमें जो संस्था है या प्रक्रिया है उसको इस तरह से चित्रित किया है जैसे कि उसी तरह से कार्यान्वित हैं जैसे कि संविधान में उसकी कल्पना की गई है। ऑप्शन नंबर सी है कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि लोगों से जुड़ा हुआ या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो ठोस उदाहरण रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा संस्कृति में क्या है या फिर राजनीतिक पॉलिटिक्स में पहले क्या क्या चीज़ें थीं, उनसे संबंधित कुछ उदाहरण जो रहते हैं वो प्रस्तुत होते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और आइए अब हम नीचे इसके विकल्प को देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ है कि बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि ए, बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि ए और बी सही हैं और ऑप्शन नंबर डी है कि ए और सी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ए और सी जो हैं वो तीनों बिल्कुल, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कारण और प्रभाव का, कारण और प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ ना तो किसी कारण की बात की जा रही है और ना ही पूछा जा रहा है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कारण और प्रभाव की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि अब जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है, तो ये तो इसमें ना तो कारण का पता चल रहा है और ना ही प्रभाव का पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना। तो इसमें परिस्थिति के बारे में परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस नहीं करना है किसी चीज़ के बारे में, बल्कि जो देखा है, जो सुना है उसके बारे में इसमें जैसे बताना है कि क्या आपको लगता है। ये तो फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसकी थिंकिंग जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आपको लगता है, नहीं लगता है, क्या आपके विचार हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि अनुभवों की तुलना करना। इसमें किसी अनुभव की बात नहीं की जा रही है कि किसी ने कोई कार्य कर दिया, आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा, कैसे किया आपने, कैसे नहीं किया, क्या डिफ़िकल्टीज आई, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो उस समय जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है उसको देख करके वो लोग क्या है कि अनुमान लगाएंगे कि क्या सच में उन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है क्या। तो ये क्या हुई, ये तो परिस्थिति के दौरान यानी कि उस समय की जैसी परिस्थिति थी उसके दौरान लोगों को जो अनुमान लगाया उन्होंने
उसको बताने को कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। कि बाजार के विषय में परिचय देना है तो इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि जो होगी वो सही होगी। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजार से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, या पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, या ऑप्शन नंबर डी है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्या है कि जब जाहिर सी बात है कि क्लास में जब हम जो दुकान चलाने वाले व्यक्ति हैं उनको लाया जाएगा तो बच्चे क्या है कि सामने से उनसे इंटरेक्ट हो पाएंगे। इससे क्या ये क्या हुआ, ये तो लोगों के वैसे भी सीटेट में ये कहा जाता है, पेडागोजी में ये कहा जाता है कि हमेशा ऐसा ऑप्शन ही सही होगा जो कि व्यक्ति के बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो ये दैनिक जीवन से ही संबंधित हुआ ना कि बच्चे क्या हैं रोज़ दुकान जाते हैं और तरह तरह की चीज़ों को वो ख़रीदते हैं। तो बाज़ार का सबसे अच्छा जो परिचय रहेगा वो ये रहेगा कि दुकानदार को कक्षा में लाया जाए ताकि बच्चे कक्षा में साक्षात्कार के लिए उनको आमंत्रित करें, उनको देखें। ये जो होगा ये सबसे अच्छी विधि होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या होती है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज़ में होगी कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, यानी कि पृथ्वी में किस तरीके से जीवन है, वहाँ लोग किस तरीके से आवास है जहाँ लोग रहते हैं, तो ये समझ बनाना। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि पृथ्वी में क्या है, हम लोग पृथ्वी में ही ना रहते हैं, हमारा घर है और उसमें हम रहते हैं। सभी क्षेत्र का अलग अलग घर है ना, जैसा क्षेत्र है जैसा वहाँ का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ही घर का जो निर्माण है वो अलग अलग होता है। और सेकेंड ऑप्शन है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि सामाजिक विज्ञान में क्या है कि हम अपने क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं, हमारे देश में क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है कि भारत के अतीत और सामयिक विषय विकास का अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि सामाजिक विज्ञान से हमें ये पता चलता है कि भारत में अतीत में क्या चीज़ें हुई थी। इससे ही तो हमें पता चल पाया ना कि अकबर ने क्या क्या किया, फिर उनका शासनकाल कैसा था, जहांगीर का शासनकाल कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली, तो ये सारी चीज़ें तो हमें अतीत काल से ही पता चली कि क्या क्या भारत में हुआ, किस तरह से भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, फिर किस तरीके से भारत का आज़ाद हुआ। ये सारी चीज़ों का जो पता जो हमें चला है वो अतीत से ही तो चल पाता है। और सामयिक विषय का अध्ययन, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञान में की पाठ्य पुस्तक पर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तीनों जो हैं ऑप्शन वो बिल्कुल सही हैं। तो नीचे जैसे कि आप ऑप्शन में देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें कि तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी और सही सी, ये तीनों करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आप ध्यान में रखें कि ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से विकल्प में दिए हुए होते हैं और आपको ऑप्शन चुनना होता है। तो पहले आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर ऊपर देखिए कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, उसको टिक करिए। फिर नीचे देखिए कि क्या वो ऑप्शन से टैली कर रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को टिक करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। यानी कि एक टीचर है वो ग्लोब का और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणा को वो दर्शा रहा है। वो परिक्रमण को दर्शा रहा है, दिन रात को दर्शा रहा है, मौसमी परिवर्तन को दर्शा रहा है, या वर्षा का वितरण को वो दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ग्लोब और प्रकाश के स्रोत से वो क्या दर्शा रहा है। तो ग्लोब से क्या है कि वो परिक्रमण दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद वो दिन रात को दर्शा रहा है,
इसके साथ ही साथ जो मौसमी जो परिवर्तन होते हैं उनको वो दर्शा रहा है दिन रात से, कि किस तरीके से ग्लोब से और प्रकाश से कि किस तरीके से मौसम में परिवर्तन आता है। पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, फिर ठंडा का मौसम आता है, किस तरह से दिन और रात होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें ग्लोब से ही पता चल पाती हैं। और किस तरीके से परिक्रमण होता है कि पृथ्वी किस तरह से घूमती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी घटनाओं का जो हमें जानकारी मिल पाती है वो कहीं ना कहीं ग्लोब से मिल पाती है, या प्रकाश के स्रोत, यानी कि इसका उपयोग करके टीचर जो है वो परिक्रमण के बारे में, दिन रात के बारे में और मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी कि लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक, इस विषय पर चर्चा करने के लिए भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित किया जा सकता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि खनिज संसाधन, तो ये बिल्कुल सही है कि लोहा बनाने और फैक्ट्री का मालिक, इससे क्या है कि इससे खनिज संसाधनों का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी है कि उद्योग, इससे उद्योग का पता चल पाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि इससे उद्योग का पता चलता है कि लोहा का किस तरीके से उद्योग होता है ना। ऑप्शन नंबर सी है कि ऊर्जा संसाधन। फिर ऑप्शन नंबर डी है कि हमारे पृथ्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे पृथ्वी के अंदर किस तरीके से हम लोहा को प्राप्त करते हैं, है ना। लोहा का किस तरीके से निर्माण होता है, किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है, किस तरीके से बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं। ये ऊर्जा का संसाधन ये नहीं होगा, क्योंकि लोहा क्या ये ऊर्जा का संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी। आइए अब हम नीचे ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ ए, बी और डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए, बी और डी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। यानी कि एक शहर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो भूगोल की यानी ज्योग्राफी का क्लास है। वहाँ बच्चों को वन के प्रकार के बारे में, विषय के बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए एक सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी इसको बताना है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह बनाना, या विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, या क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों के सामने हम वन पर आधारित उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, जिसे बताएंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके बारे में विभिन्न जो प्रकार हैं वो हम उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखा सकते हैं। और ये जो होती है वो एक सर्वोत्तम विधि होती है किसी चीज़ के बारे में बताने में। वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ता को छोटे समूह दिखाना। तो सिर्फ छोटे समूह से ही काम नहीं चलेगा कि छोटा समूह बना दिया और बच्चों को उनको कार्य दे दिया गया, या फिर विद्यालय के समीप का वन क्षेत्र, बार बार बच्चों को क्षेत्र भ्रमण ले जाना भी सही नहीं है कि वन में ले गए, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, तो बच्चों को इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये सही नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी है कि क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये भी सही नहीं है। इससे अच्छा है कि बच्चों को हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। इससे क्या है कि बच्चे चीज़ों को देखकर चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। यानी कि भूकंप के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने के दौरान बच्चों में क्या व्यवहारिक कौशल
को बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, ये किस पर बल देना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन पर देखते हैं। हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करेंगे। तो सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगी कि हम सिर्फ चर्चा कर दिए और बच्चे में व्यवहारिक कौशल उत्पन्न हो गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी है कि भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो सिर्फ गतिविधियों के प्रदर्शन से हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि उनको व्यवहारिक जीवन में क्या करना चाहिए जब भूकंप आ जाए। तो भूकंप के प्रकार बताने से भी नहीं पता चलेगा कि भूकंप का प्रकार बता दिया और हमने और कुछ बताया ही नहीं। व्यवहारिक जीवन मतलब क्या होता है? अपने दैनिक जीवन में मान लीजिए कभी भूकंप आ गया और भूकंप आ जाने पर हम किस तरीके से अपने जान को बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम व्यवहारिक कौशल के द्वारा ही बच्चों को बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जब भूकंप आए तो हमें कौन कौन सी सावधानी को बरतना चाहिए, हमें किस तरीके से घर से बाहर चला जाना चाहिए, फिर खुला मैदान में चला जाना चाहिए, वहाँ लेट जाना चाहिए ताकि हम भूकंप के प्रकोप से बच सकें। ये क्या हुआ कि ये एक व्यवहारिक कौशल हुआ कि व्यवहारिक कौशल का मतलब क्या होता है? जो हम अपने दैनिक जीवन में जिसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए भूकंप आ गया है तो हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए, जब हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे तभी तो उस चीज़ का उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए उससे संबंधित जानकारी क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ये बच्चों को बताना ये काफ़ी बेहतर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, या यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, या यह लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है। तो विविधता का उचित प्रतीक ये होता है कि यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करे। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि विविधताओं का देश है। इसमें विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनकी जो कुछ विशिष्टताएं होती हैं, प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ मूल्य होते हैं, कुछ मानक होते हैं। और विविधता का जो उचित प्रतीक होता है वो ये होता है कि यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है कि प्रत्येक लोगों में कुछ न कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक धर्म में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। यानी कि अगर आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियाकलाप क्षमता विकसित करना, भूतकाल में घटित हुआ यह बताना, या भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है यह याद करना। तो याद करना तो सरासर गलत है, क्योंकि बच्चों को हमेशा चीज़ों को क्या है कि बच्चे किसी चीज़ को समझकर किसी बारे में जाने समझें तो इसे काफ़ी वेस्ट माना जाता है, ना कि उसे हम भूतकाल के बारे में बता दिए और कहें कि अब बाबू जाओ और तुम जाकर उसको रट लो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर है ऑप्शन नंबर सी है कि भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना। तो भूतकाल में क्या घटित हुआ अगर सिर्फ ये बता देंगे क्या बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। वैसे भी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि अगर सिर्फ कहानी ही बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चे उसमें बोर होने लगेंगे, क्लास में वो बैठे बैठे सोने लगेंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। तो इस तरीके से क्या होगी, कक्षा क्या है कि एक बोरिंग कक्षा हो जाएगी, है ना। बच्चे इससे ऊब जाएंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो सिर्फ इतिहास के शिक्षण से सिर्फ क्रियात्मक क्षमताओं को विकसित करना ये सही नहीं है कि बच्चों को सिर्फ क्रियात्मक क्षमता में ही विकसित किया जाए। तो इसे भी इतिहास में की हिस्ट्री के बारे में जब बताना है तो उसमें क्रियात्मक क्षमता उतना बेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब कि जो मुद्दा आज भी चली आ रही है, जो पहले थी, यानी कि इतिहास के समय में जो मुद्दा चली आ रही है वो आज भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है। तो इस पर इसका उद्देश्य जो होता है वो इस पर केंद्रित होना चाहिए कि पहले क्या था और अब का समय क्या है, पहले नारियों की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, आज के समय में नारियों की क्या दशा है, क्या स्थिति है, प्राचीन समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, आज के समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था है ना। इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं उस समय क्या थी और आज किस तरीके से हैं वो चीज़ें हमारे सामने जिसको हम देख रहे हैं, उस जगह पर हम घूमने भी जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक समझिए तो उद्देश्य जो होता है वो वर्तमान में प्रासंगिक है।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ाना, तो देश से जुड़े हुए मुद्दे पर रुचि बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर बी है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने के लिए अधिगमकर्ताओं की मदद करना। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है कि ए सी और डी सही है, कि बी सी और डी सही है, या ए बी और सी सही है, कि बी सी और डी सही है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। यानी कि समसामयिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ाना, ये बिल्कुल करेक्ट है कि समसामयिक में देश से जो मुद्दा चला आ रहा है उस पर बच्चों का रुचि बढ़े, है ना, कि देश में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कितने कहाँ कहाँ फीफा हो रहा है, फिर कहाँ कुछ अवार्ड्स के बारे में बताए जा रहे हैं, या खेल से संबंधित या कुछ घटनाएं जो घटित हुई हैं उसके बारे में बताना। तो इसमें क्या है कि बच्चे का रुचि बढ़ाना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे रुचि लेंगे तभी इस चीज़ को वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बच्चे किसी घटना के मुद्दा के बारे में सुने तो उसके बारे में वो विश्लेषण करे कि आखिर वो चीज़ें कैसे हुई, चीज़ों को वो तोड़ तोड़ कर देखें कि ये घटना कैसे हुई, उसका वो मूल्यांकन करे कि आखिर इससे में क्या हुआ। बच्चों में ये इसमें क्या होगा कि बच्चे इसमें विश्लेषण करने में और मूल्यांकन करने की जो कौशल होगा वो विकसित होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो सिर्फ सनसनीखेज खबर ही फैलाकर बच्चों में हम रुचि नहीं पैदा कर सकते हैं, बल्कि बच्चों का खुद आंतरिक रूप से मोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ को पढ़ने के लिए। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए, विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए अधिगम कराना, ये तो काफ़ी बेस्ट होता है क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ते हुए ही पढ़ाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसी में दिया हुआ है ए, बी और डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। जब समानता पर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। आइए अब हम इनको देखते हैं। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब समानता के बारे में यानी कि सिमिलैरिटी के बारे में जब हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि अधिगमकर्ता के गरिमा से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उससे संबोधित करना, यानी कि उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ चीज़ होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके से उनकी गरिमा को हानि पहुँचे या किसी का अपमान हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है कि सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, वो किसी भी समुदाय से आ रहे हैं, चाहे वो उच्च वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं, सभी में समानता का भाव है। ये बात बच्चों को बताना कि हम सभी समान हैं, ना तो कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि संविधान में जो मूल्य हैं वो उस पर ही आधारित होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है, सब्जेक्ट के अंदर ही रहना है। संविधान में जो जो मूल्य हैं उस पर ही आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही ही है कि अगर कोई हम किसी पर अगर अंतर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं असमानता की ओर ले जा रहा है, ये तो समानता नहीं बता रही है। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही है। ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ये चारों ऑप्शन एक जगह नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम ए, बी और सी, ठीक है,
ये है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट, इसमें यानी कि दिया हुआ है कि यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, है ना। आप इसको ठीक कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ये समानता पर चर्चा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए, बी और सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विभिन्न संस्कृति से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कक्षा में समाज में व्याप्त जो विविधता है उसको संबोधित करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान के जो टीचर हैं उसको चाहिए कि वो विभिन्न संस्कृति से जुड़े उदाहरण को पेश करे कि उस संस्कृति के ये मूल्य हैं, ये रीति रिवाज है, वहाँ की संस्कृति के लोग ये भोजन करते हैं, ऐसे उनका वस्त्र जो वहाँ का है वो ऐसा है। तो ये सारी मुद्दों पर चर्चा करना ये बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी है कि केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि केवल हम सिर्फ उन्हीं उदाहरणों को लेंगे जो बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। और वैसे भी केवल शब्द जहाँ आ गया वो ऑप्शन वैसे भी गलत ही है, क्योंकि केवल का मतलब होता है कि सिर्फ वही चीज़, उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि टीचर स्टूडेंट जो है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में अगर साझा करेंगे तो इससे क्या, जो समाज में जो विविधता है इसके बारे में टीचर जो है वो एक अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे क्या है कि विविधता के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर बच्चों को भी अपने अनुभव को साझा करने के लिए दिया हो जाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में दिया हुआ है ए और सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, तो सिर्फ याद करने का मापन ये सही नहीं है कि सिर्फ याद करने का ही मापन किया जाए। ठीक है, आइए अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। नीचे के ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, तो सिर्फ असफलता की पहचान करना ये भी सही नहीं है, बल्कि आकलन का मतलब होता है कि एक तरीके से बच्चों के बारे में जानना कि आखिर चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। विभिन्न एस्पेक्ट को इसमें मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, तो उनकी सिर्फ असफलता की ही पहचान करना ये भी सही नहीं है। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, तो सिर्फ लेखन क्षमता से ही हम उनका आकलन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, कि कैसे अधिगम में यानी कि पढ़ाई में, लर्निंग में वो दैनिक जीवन से जुड़े हुए, अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए जो चीज़ों वो पढ़ते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, उन क्षमता का मूल्यांकन करना, ये जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। संसाधन और संरक्षण, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भूगोल में क्या है कि हम संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या संसाधन है, उसका संरक्षण हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी है कि विकास और विस्थापन, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि किस तरीके से विकास हुआ, डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है ना, तो इसके बारे में। फिर उसका विस्थापन किस तरीके से हुआ है, इन मुद्दों
से भी ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि भूगोल में विविधता से में एकता, ये एक अलग ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी है कि मानव विकास, यानी कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो भूगोल में जाहिर सी बात है संसाधन में संरक्षण उसका कैसे करना है, उसका विकास कैसे करना है, उसका विस्थापन कैसे हो, और मानव विकास से ये कैसे जुड़ा हुआ है, यानी किसे मानव विकास कैसे प्रभावित होता है, इन सारी चीज़ों पर ही हम इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, उसका किस तरीके से विकास कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, यानी कि एक्टिव सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है वो अधिगमकर्ताओं को किस तरीके से प्रेरित करती है। आइए अब हम उनको देखते हैं। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, तो बच्चों को निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहना है कि बच्चा सिर्फ व्याख्यान को सुने और उस चीज़ पर निर्भर रहे, अपना दिमाग का वो यूज ही ना कर पाए। तो इसमें क्या है, इसमें तो बच्चा पैसिव हो गया, बच्चा इसमें एक्टिव है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन है कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, बल्कि ये गलत है, बल्कि चर्चाओं को हमेशा उच्चतम रखना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बच्चे और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित, तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए भी चीज़ों को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बच्चे खुद चीज़ों को करके सीखें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। इससे क्या होगा कि बच्चा इसमें एक्टिव है। इसमें कहा गया कि सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा, यानी कि जो सक्रिय हो, जो एक्टिव हो, वो बच्चा को प्रेरित कर सकता है। तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिव होंगे, और जब बच्चे एक्टिव होंगे तो वो किसी चीज़ को और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 18 क्वेश्चंस को किया है, और आई होप आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे, और इसी तरीके से क्लास आप करते रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप जितना अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अगर पसंद आता है, तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।